अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो से हम लोग अपना चैप्टर नंबर 11 हमारी बुक फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट्स बाय चार्ल्स के अलेक्जेंडर उसे स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है हमारे पास एसी पावर एनालिसिस। इसके क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स वगैरह डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम इसका जो टाइटल है वो समझेंगे सही से कि इस टाइटल का मतलब क्या है और हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम एसी की बात करें तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ हैं, मतलब कि जो करंट है, वोल्टेजेस हैं, चीज़ें हैं, वो दो तरीके की होती हैं। ठीक है, एक होता है हमारे पास डीसी और एक होता है हमारे पास एसी। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, एसी का मतलब होता है ऑल्टरनेटिंग करंट। अब डीसी समझाती हूँ, डीसी क्या है, एसी क्या है। फॉर एग्जाम्पल किसी सर्किट में कोई वोल्टेज है जो कि 5 वोल्ट है। ठीक है, आपने उसको 2 सेकेंड बाद देखा वो 5 वोल्ट ही था, आपने उसको 3 सेकंड बाद देखा वो 5 वोल्ट ही है, आपने उसको 5 मिनट बाद भी देखा वो 5 वोल्ट ही है। जब तक कि आप उसको खुद से चेंज नहीं करते वो खुद से चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास डीसी होता है जहाँ पे कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं, एक ही वैल्यू होती है, जब तक आप उसको खुद से चेंज नहीं करेंगे वो चेंज नहीं होती। जबकि एसी में हमारे पास क्या होते हैं, चेंजिंग वैल्यूज होती हैं। किस तरीके से होती हैं, अब ये जो दोनों कॉन्सेप्ट्स हैं इसको सही से समझने के लिए हम ग्राफ का यूज़ करेंगे। जब भी कोई चीज़ हमें ठीक से समझ नहीं आती तो हमें ग्राफ का यूज़ करना चाहिए ताकि सही से समझ आए। ग्राफ कैसे बनेगा, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये ग्राफ है। अब जब भी इलेक्ट्रिकल में हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो हमेशा जो एक्स एक्सिस होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, उस पर हम लोग टाइम शो करेंगे और जो वाई एक्सिस होता है उसमें कोई भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी आती है, वो वोल्टेज हो सकता है, करंट हो सकता है, पावर हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वोल्टेज लिख दिया। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 सेकंड है, 2 सेकंड है, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है, ये 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 इस तरीके से हो गया, 3 2 1। ठीक है, अब देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं सबसे पहले डीसी वोल्टेज अगर शो करना चाहूँ तो ये एक सीधी लाइन है, ये मेरे पास डीसी का ग्राफ है। मुझे कैसे पता चला ये डीसी का ग्राफ है, बहुत ही सिंपल है। आपने 1 सेकंड पे देखा 5 वोल्ट है, आपने 2 सेकंड पे देखा 5 वोल्ट ही है, आपने 3 सेकंड पे देखा 5 वोल्ट ही है, आपने 4 पे देखा 5 वोल्ट ही है और आपने 5 पर देखा 5 वोल्ट ही है। तो ये आपके पास डीसी है। अब एसी कैसे पता चलता है, एसी में भी आपके पास सेम इस तरीके से ग्राफ हुआ करेगा। एक्स एक्सिस पे आपके पास क्या होगा, टाइम होगा, वाई एक्सिस पे कोई भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी होगी, मैंने वापस से वोल्टेज शो किया है। एसी का मतलब होता है चेंजिंग। अब ये हमारे पास एसी में इस तरीके की वेव फॉर्म्स होती हैं। सही है, अब देखें यहाँ पे टाइम शो करती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब आपने जब इसको 1 सेकंड पर देखा तो यहाँ पे वेव फॉर्म देखें, यहाँ पे वोल्टेज जो भी है मुझे नहीं पता क्या है। ठीक है, 2 सेकंड पर देखा तो अब ये ऊपर आ गया, यहाँ पे वोल्टेज कुछ और है। 3 पर देखा तो ये वेव फॉर्म बिल्कुल यहाँ पे आ गई, वाई एक्सिस की मतलब 0, वाई एक्सिस का 0 है 3 पे। 4 पे देखा तो ये नेगेटिव है बहुत ज़्यादा, 5 पे देखा तो इसकी वैल्यू कुछ और है, 6 पे देखा तो फिर 0, 7 पे देखा तो फिर कुछ वैल्यू है। मतलब कि हर टाइम पर, हर इंस्टेंट पर, हर लम्हे पर, इंस्टेंट कहते हैं लम्हे को, हर लम्हे पर अलग वैल्यू होती है। तो मैं इस वोल्टेज को, एसी के वोल्टेज को सिंपल वी नहीं कह सकती। मुझसे कोई मांगेगा भाई वी बताओ एसी का, वो बोलेगा भाई वी कैसे बता दें एसी का, आप हमें टाइम बताओ, किस टाइम पे हम वी बताएं आपको। तो आपको जो एसी का वोल्टेज शो करता है उसका तरीका होता है वी एट टाइम टी, वो टाइम बताओ, तो ये टाइम का फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, यहाँ पे सिंपल वोल्टेज नहीं होता बल्कि एसी में इंस्टेंटेनियस क्वांटिटीज होती हैं, इंस्टेंटेनियस कहते हैं इसे, मैं कहूँगी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। इसी तरीके से अगर यहाँ पे करंट होता तो मैं उसे इंस्टेंटेनियस करंट कहती। ठीक है, तो एसी में हमेशा इंस्टेंटेनियस वैल्यूज होती हैं, डीसी में हमेशा कांस्टेंट वैल्यू होती है जो कभी चेंज नहीं होती। अब ये जो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज होती हैं इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, ऐसे ही नहीं वी ऑफ टी की वैल्यू बता दी, भाई कैसे निकालें, कैलकुलेशंस होंगी, फॉर्मूलाज होंगे। तो ये जो वी ऑफ टी होता है इसका एक फॉर्मूला होता है। इसी तरीके से आई ऑफ टी का भी, करंट का भी, वी ऑफ टी का फॉर्मूला मेरे पास होता है वी एम कॉस ओमेगा टी प्लस का फाई। ठीक है, इसी तरीके से अगर करंट होता तो आई ऑफ टी इक्वल्स टू आई एम कॉस ओमेगा टी प्लस का फाई। अब क्योंकि करंट और वोल्टेज को डिफरेंट दिखाने के लिए मैं यहाँ पे 5 आई थोड़ा सा, वरना दोनों 5 सेम हो जाते हैं। अब मैं बताती हूँ क्या है भाई। अब देखें
ये समझना आपको पावर के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तो पावर भी सही से समझ में नहीं आएगी। ठीक है, आपके पास ये जो V ऑफ t है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, मतलब कि वोल्टेज एट टाइम t। ठीक है, ये Vm क्या है? ये Vm है आपके पास उस वेव फॉर्म की। अगर आपको फॉर एग्जांपल इस इंस्टेंट पर बोला जाए कि भाई यहाँ पे आप V ऑफ t बताओ, तो ये जो V ऑफ t है ये किसी वेव फॉर्म के अंदर होगा ना, है ना। तो उस वेव फॉर्म की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, जो वो सबसे ऊपर का ही होती है, ठीक है, तो वो आपके पास Vm कहलाता है। ठीक है, इस मैक्सिमम वैल्यू को, यहाँ पे जो वैल्यू की फॉर एग्जांपल 7, तो 7 इसका Vm है। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम लोग बहुत सारे नाम देते हैं, पीक वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू भी कहते हैं और एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास कॉज। अब कॉज क्या है? ये जो वेव फॉर्म है ना, ये आपके पास कोसाइन या साइन वेव फॉर्म हो सकती है। ठीक है, वेव फॉर्म भी तो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा ना मैथ का, तो वो जो है या तो वो कॉज हो सकता है या तो वो साइन हो सकता है। कॉज और साइन का फर्क भी नहीं पता होता बाज़ औक़ात, तो ये भी बता देती हूँ। ये जो बनी हुई ना, ये साइन है ये। ठीक है, साइन बिल्कुल यहाँ से शुरू होती है और आपके पास जो कॉज होती है वो उससे 90 डिग्री पीछे से शुरू होती है, वो कुछ ऐसे होती है। ठीक है, तो ये मेरे पास कॉज है, ये मेरे पास साइन है। मतलब कि जब भी आपको साइन गिवन होता है ना, आप उसमें से -90 करेंगे तो वो आपके पास कॉज में आ जाएगा। अब आप बोलेंगे यार इधर 0 से, मतलब सही तो मुझे साइन दिख रही है, मतलब ये ऐसी जो है ये साइन की वेव फॉर्म दिख रही है, तो आपने यहाँ पे कॉज क्यों लिखा है? तो कॉज इसलिए लिखा है क्योंकि एसी में जितनी भी हमारे पास कैलकुलेशंस होती है वो सब हम कॉज की वेव फॉर्म से करते हैं, कॉस से करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपको ये बात पता होनी चाहिए, कॉस माइनस थीटा भी हो ना अगर, तो वो कॉस थीटा हो जाता है, मतलब ये माइनस को पॉजिटिव कर देता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से कॉस से कैलकुलेशंस ईजियर होती हैं, आसान होती हैं। तो आगे जाके जब कॉम्प्लेक्स चीज़ें आएंगी तो कॉस जो है वो आपके लिए मामलात आसान करेगा। इसलिए हमेशा जब भी एसी एनालिसिस करें तो वो आप कॉस के अंदर करें। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉज लिखा है। अब देखिए, जब भी साइन में भी गिवन होगा क्वेश्चन, आप उसको कॉज में बदलेंगे और ऐसे क्वेश्चन आएंगे अभी। ठीक है, अब ये क्या है? ओमेगा। ओमेगा आपके पास होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ये इधर से आया इधर तक, फिर इसके बाद ना वापस वही चीज़ रिपीट हुई, वापस वही चीज़ रिपीट हो रही है। मतलब कि फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होती है कि नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड। ये एक साइकिल है, इधर से लेके इधर तक ये एक साइकिल है, फिर आगे इधर से लेके इधर तक दूसरी साइकिल है। ठीक है, तो कितनी साइकिल्स एक सेकेंड में हुई, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी होती है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी उससे सिमिलर होती है, उसी के जैसा कॉन्सेप्ट है, मगर चीज़ों को समझने के लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा सही रहता है। क्यों? एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपको ये बताएगा कि कितनी साइकिल्स कंप्लीट हुई 1 सेकंड के अंदर, बस ये बताएगा कितनी हुई। उससे आपको स्पीड का अंदाज़ा नहीं होगा कि वेव फॉर्म कितनी तेज तेज चल रही है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपको स्पीड बताता है कि इतने टाइम में कितनी स्पीड से तेज़ी से चल रहा है, तो इसलिए आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, टी आपके पास टाइम है। अच्छा, ये फाई क्या लिखा हुआ है? ये जो फाई है ये फेज एंगल होता है। ठीक है, इसे हम फेज एंगल कहते हैं। फेज एंगल होता है कि आपके पास वेव फॉर्म स्टार्ट कहाँ से हुई है, ये जो पॉइंट है ना, ये इसका फेज एंगल है। ये क्या है? 0 है अभी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास फेज एंगल पॉजिटिव होता, पॉजिटिव 30 है फॉर एग्जाम्पल, तो इसका मतलब पता है क्या है? आपकी जो वेव फॉर्म है वो 30 पीछे से स्टार्ट हुई है। ये ऐसे है कुछ, मतलब 0 से पीछे 30 और ऐड हो गया। इसी तरीके से अगर मेरे पास फेज एंगल -30 होता तो मतलब कि मेरी जो वेव फॉर्म है वो 0 के आगे, मतलब 30 माइनस कर दो, आगे से स्टार्ट हुई है। तो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट देखने के लिए आप फेज एंगल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास फेज एंगल होता है। अब हमें ये सारे एसी का सब कुछ समझ आ गया है। अब हम अपना मेन टॉपिक जो पावर का है उसको स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, हम लोगों ने एसी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही से समझ लिया। अब हम देखें तो हमारे पास इस टाइटल में एसी पावर है, जिसको हम एनालाइज करेंगे पूरे चैप्टर में। ठीक है, एसी पावर को समझने से पहले हमें डीसी की पावर सही से समझ आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको डीसी का वोल्टेज नहीं पता और आप इंस्टेंटेनियस वोल्टेज समझ रहे हैं, ठीक है, तो फिर वो तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, फिर तो कभी समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए पहले बेहतर होता है कि वही चीज़ आप लोग डीसी में समझें, फिर आपको वो एसी में सही से समझ आएगी। तो डीसी पावर की अगर मैं सिंपल डेफिनेशन लिखूं तो क्या होती है? रेट एट विच एलिमेंट्स एब्जॉर्ब्स या रिलीजेस एनर्जी।
अब देखें, जो इंसान है ना उसको चलने के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है। तो सर्किट जो है उसके अंदर जो करंट चल रहा है वो खुद से तो चल नहीं रहा, उसको भी एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी कोई दे रहा है, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो ले रहे होते हैं, ठीक है। तो जो एलिमेंट्स एनर्जी देते हैं, मतलब खुद से एनर्जी अपने अंदर से दे सकते हैं, तो उन्हें हम एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। और जो एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं या फिर एनर्जी को अपने अंदर कुछ देर के लिए रखते हैं, फिर उसी एनर्जी को वापस से यूज़ करते हैं, तो वो भी पैसिव ही होते हैं, ठीक है। अब पावर की अगर हम बात करें तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एलिमेंट है सोर्स, ठीक है। अब सोर्सेज जो होती हैं वो एनर्जी देती हैं किसी सर्किट को, ठीक है। ये सर्किट फॉर एग्जांपल इससे कनेक्टेड है, तो इस सर्किट को ये सोर्स एनर्जी दे रही है, ठीक है, मतलब रिलीज कर रही है। तो ये सोर्स कितने टाइम में कितनी एनर्जी इस सर्किट को दे रही है, वो पावर है मेरे पास, सही है। पावर क्या है कि इस सोर्स ने कितने टाइम में कितनी एनर्जी दी, एनर्जी पर यूनिट टाइम पावर का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर सिंपल मैं आपको कॉन्सेप्ट के लिहाज से समझाऊं तो, ठीक है। इलेक्ट्रिकल में फॉर्मूला कुछ और होता है, ड्राइव करके आता है, ठीक है। तो एनर्जी ओवर टाइम ये हमारे पास पावर होती है। इसी तरीके से ये कुछ रेजिस्टर है, रेजिस्टर मेरे पास क्या होते हैं, पैसिव एलिमेंट्स होते हैं। ये एनर्जी खुद से बना नहीं सकते बल्कि ये एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो ये इस रेजिस्टर ने कितने टाइम में कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की, ये मेरे पास पावर है, ठीक है। जब भी पावर एब्जॉर्ब होती है तो पॉजिटिव साइन आता है, रिलीज होती है तो नेगेटिव साइन आता है। पावर का जो यूनिट होता है वो वॉट होता है हमारे पास, वॉट्स, ठीक है। और पावर का जो इलेक्ट्रिकल में फॉर्मूला होता है, डीसी पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई, मतलब वोल्टेज इंटू करंट। और ये वोल्टेज भी डीसी होता है, करंट भी डीसी होता है, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ एसी पावर की, क्योंकि हमें असल में समझनी है एसी पावर। मैंने अभी आप लोगों को एसी क्वांटिटीज़ बहुत डिटेल में बताई। अब हमें ये बात पता चल गई है अब तक कि एसी में अगर मैं वोल्टेज पूछूंगी तो वो मुझसे टाइम पूछेगा, मतलब कि सिंपल वोल्टेज तो वहाँ पे होता नहीं है। कौन सा वोल्टेज होता है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज होता है। क्यों, क्योंकि हर इंस्टेंट पे वोल्टेज अलग होता है। इसी तरीके से अगर मैं पावर की बात करूं तो वो मुझे ये नहीं बता पाएगा कि इस सोर्स ने जो है ना फॉर एग्जांपल 12 वॉट्स की पावर रिलीज की, मुझे नहीं बता पाएगा। वो बोलेगा भाई आप मुझे पावर का टाइम बताओ, इस सोर्स का किस टाइम पे पूछ रहे हो, क्योंकि पावर की भी क्या है, एसी में वेव फॉर्म है। तो पावर भी सिंपल पावर नहीं होती बल्कि क्या होती है, इंस्टेंटेनियस पावर होती है। तो पहली पावर जो एसी की हम लोग पढ़ रहे हैं उसका नाम है इंस्टेंटेनियस पावर, ठीक है। डीसी पावर का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता था, P इक्वल्स टू V इंटू आई, सिंपल। हमारे पास इंस्टेंटेनियस पावर को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, P एट टाइम t, जिस तरीके से वोल्टेज को करते थे, इक्वल्स टू वोल्टेज भी अब क्या होगा, V एट टाइम t होगा, और I की जगह क्या आ जाएगा, I एट टाइम t। ये मेरे पास इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला होगा। इसको हम लोग कैसे मेजर करेंगे, वॉट्स में मेजर करेंगे, ठीक है। अब देखिए मैंने अभी आप लोगों को VT का फॉर्मूला और IT का फॉर्मूला बताया था, अब वो हमें यहाँ पे पुट करना है और यहाँ पे इंस्टेंटेनियस का पावर का फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो अब हम वो कर लेते हैं। अब देखिए मुझे अभी पता चला कि मेरे पास एक होती है इंस्टेंटेनियस पावर जिसका फॉर्मूला होता है V ऑफ टी इंटू आई ऑफ टी। ये फॉर्मूला मेरे पास DC से ही ड्राइव होकर आया है, DC का फॉर्मूला होता था V इंटू आई। अब क्योंकि सारी बातें AC में होती है तो AC में इंस्टेंटेनियस वैल्यूज होती हैं, इसलिए मैंने P की जगह P ऑफ टी लिखा है, V की जगह V ऑफ टी और I की जगह I ऑफ टी। मैंने अभी आपको V ऑफ टी और I ऑफ टी दोनों के फॉर्मूलाज बताए थे, VM कॉस ओमेगा टी प्लस का फाई V, ठीक है। दोनों फेज एंगल अलग अलग होंगे वोल्टेज और करंट के, इसलिए मैंने दोनों को अलग से रिप्रेजेंट किया है। I एम कॉस ओमेगा टी प्लस का फाई I, ठीक है। मैं सिंपल क्या करूँगी, इन दोनों की जगह ये दोनों चीज़ें पुट कर दूंगी, ठीक है। अच्छा एक चीज़, ऐसा नहीं हो सकता कि जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँ तो एक जो है वो कॉज में एक साइन में, नहीं, दोनों कॉज में होने चाहिए। आपको अगर कोई साइन में गिवन है आप उसको बदलेंगे कॉज में, ठीक है। तो ये सॉल्व ऐसे हो नहीं सकेगा। तो वी टी की जगह मैं सिंपल क्या लिखूंगी, वी एम कॉस ओमेगा टी प्लस का फाई वी, और ये हो जाएगा आई एम कॉस ओमेगा टी प्लस का फाई आई, ठीक है। वी एम आई एम कॉन्स्टेंट है, इसको आप बाहर निकाल लें, ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी प्लस का फाई वी इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस का फाई आई। अब देखिए हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक एक फॉर्मूला होता है, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो ना पढ़ा हो कोई मसला नहीं, क्योंकि डेरिवेशन ज़्यादातर पेपर में नहीं आती। कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला होता है हाफ कॉस
ए माइनस बी प्लस का कॉस ए प्लस बी। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, मैं इनको इस फार्मूलाज के लिहाज से सॉल्व करूँगी। तो मैं डायरेक्ट पी ऑफ टी का यहाँ पे फार्मूला लिख रही हूँ। मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा हाफ वी एम आई एम, और ये हो जाएगा कॉस थीटा वी माइनस का थीटा आई प्लस का हाफ, अच्छा ये ब्रैकेट नहीं लगाएं, प्लस का हाफ वी एम आई एम, ये हो जाएगा कॉस 2 मेगा टी प्लस का थीटा वी प्लस का थीटा आई। इक्वेशन ए का नाम दे देती हूँ। ये मेरे पास इंस्टेंटेनियस पावर का पूरा फॉर्मूला है। अब जब भी आपको किसी क्वेश्चन में इंस्टेंटेनियस पावर निकालने को कही जाएगी, आप ये वाला फॉर्मूला जो है उसको यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, अभी तक हमने एक पावर पढ़ी है। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल, ये जो इंस्टेंटेनियस पावर है ना, इसमें एक मसला है। मसला पता है क्या है? मसला ये है कि आपको बोलता है कोई भाई पावर बताओ, आप उससे बोलेंगे यार टाइम तो बताओ इंस्टेंट। तो आप जब अपना सर्किट को ऑपरेट कर रहे होंगे, तो आप जब पावर मेजर करेंगे तो वो अगले ही लम्हे तो बदल जाएगी, है ना। तो क्या होगा, इससे आपकी जो कैलकुलेशंस हैं वो मुश्किल होती हैं। तो आप इंस्टेंटेनियस पे काम नहीं कर सकते। सही है, इसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, आपके मंथली टेस्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट में 10 मार्क्स है, 10 मार्क्स है, 9.5 है, 7 है, 8 है। आपसे कोई मार्क्स पूछता है भाई तुम्हारे मंथली टेस्ट में कितने मार्क्स है, तो आप बोलोगे भाई सब्जेक्ट बताओ। तो वो बोलेगा भाई मुझे पूरा बता दो, सब्जेक्ट नहीं, अपना एवरेज बताओ। ठीक है, तो ये जो है ना, असल में पावर के लिए भी हमें यही काम करना है। हमें इंस्टेंटेनियस मतलब हर लम्हे का हम अलग हिसाब नहीं रख सकते। तो हम क्या करेंगे कि हम वो जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी उसका एक एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज से क्या होगा, हमें मेजर करने में आसानी होगी कि उस सर्किट में कितनी पावर है, वो एक ही दफ़ा एवरेज निकल के आ जाएगा। तो अब जो दूसरी पावर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एसी की, वो हमारे पास होती है एवरेज पावर। और एवरेज पावर की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? क्योंकि हम हर इंस्टेंट की अलग अलग पावर का हिसाब नहीं रख सकते, तो हमें एक एवरेज चाहिए। ठीक है, तो वो जो एवरेज है वो हमें निकालना कैसे है? हमारे पास पावर की कोई ना कोई वेव फॉर्म है। ठीक है, ये फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे बनाई। ठीक है, अब हमारे पास हर इंस्टेंट पे अलग अलग पावर है, तो वो जो इंस्टेंटेनियस पावर होती हैं, हम उन सब पावर का एवरेज निकाल लेंगे ओवर 1 पीरियड। 1 पीरियड मतलब ये 1 पीरियड होता है जितने में एक वेव फॉर्म होती है। ठीक है, मतलब एक दफ़ा साइकिल चलती है, फिर वो जो दूसरा है वो भी वैसी होगी, सेम टू सेम। ठीक है, तो सारी साइकिल सेम ही होती हैं, तो इसलिए आप एक पीरियड का निकालें सिर्फ। ठीक है, तो जिसके बाद रिपीट होना शुरू हो जाए वहाँ पे पीरियड खत्म। तो ये आपके पास एक पीरियड है, तो एक पीरियड का निकालने बस आपके पास पूरी वेव फॉर्म का एक एवरेज पावर निकल जाएगी। वही एवरेज इधर भी होगा, वही एवरेज इधर भी होगा, वही एवरेज आगे भी होगा। ठीक है, अब देखें आप एवरेज कैसे निकालते थे। आप तरीका रिमाइंड करें थोड़ा सा अपने जहन में। आपके पास 3 टेस्ट होते थे, 10, 8, 9। एवरेज निकालने का तरीका क्या होता था? आप लोग एवरेज निकाला करते थे, तीनों को ऊपर प्लस कर दिया करते थे, नीचे अब क्योंकि टोटल जो है वो 3 है टेस्ट, तो आपने 3 से डिवाइड कर दिया। मगर आप एक बात बताएं, क्या आपको ये बात पता है कि यहाँ पे इंस्टेंट पे कितनी पावर है? नहीं भाई, या तो इनफाइनाइट पावर है, ये लम्हा ये लम्हा ये लम्हा 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 इतने सारे हैं, तो आप कैसे एवरेज निकालेंगे? तो इसके लिए आपके पास एक टेक्निक होती है। जब आपको इनफाइनाइट चीज़ों का सम करना होता है ना, जो आपको नहीं पता होती कितना है, जब आपको लिमिट पता होती है, तो आप करते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? छोटी छोटी चीज़ों का सम करना। ठीक है, तो मुझे ये बात तो पता चल गई, इंटीग्रेशन होगी। ठीक है, सम जो है, ये जो सम है ये इंटीग्रेशन है, नीचे इंटीग्रेशन नहीं है। ये सम के लिए बता रही हूँ कि जब सम करना होता है लिमिटलेस चीज़ों का, तो वो क्या होता है? लिमिटलेस नहीं, सॉरी, लिमिट तो है आपके पास मगर इनफाइनाइट है, इस लिमिट के अंदर इनफाइनाइट है ना। तो जब भी ऐसी कोई सम चीज़ों का सम करना हो तो आप इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं। तो मैंने इंटीग्रेशन लगा दी। अब इंटीग्रेशन की लिमिट भी होती है, एक लिमिट आपको साफ दिख रही है, 0 से स्टार्ट हुआ टाइम पीरियड। ये पूरा जो टाइम पीरियड है एक साइकिल जितने में कंप्लीट हुई है, तो इसको मैंने टी से डिनोट कर दिया। ये मैंने अपनी मर्जी से किया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? 0 to t, ये इसकी लिमिट हो गई। जिसका सम करना होता है वो आप यहाँ पे लिख देते हैं। तो पी ऑफ टी मतलब बहुत सारी इंस्टेंटेनियस पावर्स है ना, मुझे उसका सम करना है। और क्योंकि टी का फंक्शन है ये जो वेव फॉर्म है टी का फंक्शन है, इसलिए यहाँ पे मैंने डी टी लिख दिया। अब नीचे डिवाइड में क्या आएगा? यहाँ पे डिवाइड में टोटल जितने नंबर टेस्ट थे वो आई। तो आपको क्या पता है यहाँ पे टोटल कितनी पावर है? ये तो नहीं पता ना, मगर आपको ये ज़रूर पता है कि टाइम पीरियड है, मतलब टाइम टी है। ठीक है, तो आप हर उसको पूरे को टी से डिनोट कर सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो नीचे मैंने क्या लिख दिया? टी लिख दिया। तो इस तरीके से ये आपके पास एक एक्सप्रेशन आ गई।
अब एवरेज पावर जो है वो आप इस एक्सप्रेशन से कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे, ये आपके पास कुछ ऐसे हो जाएगा, 1/t 0 to t p ऑफ टी डी टी। पी ऑफ टी की आपने पूरी टर्म यहाँ पर निकाली है, ठीक है, वो यहाँ पे पुट करें, इंटीग्रेशन करें, आपके पास आंसर आएगा। अब मैं पूरी मैथ कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं कर रही, फुजूल में डेरिवेशन आती भी नहीं है, तो सिंपल आपके पास बस कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि ये आया कैसे, ठीक है, तो वो मैंने बताया कि ऐसे आया। अब एवरेज पावर का जो फॉर्मूला निकल कर आएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वो होगा हाफ VM/IM cos थीटा V माइनस का थीटा I। यह आपके पास हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो यह आपके पास दो फॉर्मूलाज निकल के आ गए। अभी तक हमने दो पावर पढ़ी है, एक है हमारे पास एवरेज पावर और एक है हमारे पास इंस्टेंटेनियस पावर। अब देखें, अभी तक हम लोगों ने दो पावर्स पढ़ी। पहली पावर हमारे पास थी इंस्टेंटेनियस पावर, शॉर्ट में मैंने लिख दिया, ठीक है, और दूसरी पावर हमने जो पढ़ी वो हमारे पास है एवरेज, या फिर उसे हम लोग एक और नाम भी देते हैं रियल पावर। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसे रियल पावर क्यों कहते हैं, मगर उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। इंस्टेंटेनियस पावर को हम लोग P ऑफ T से डिनोट करते हैं, एवरेज पावर को कैपिटल P से डिनोट करते हैं। ये जो है वो टाइम पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब ये जो है हमें दोनों चीज़ों से प्रूव हो रहा है, एक तो लॉजिकली भी प्रूव हो रहा है। लॉजिकली कैसे भाई, आपके पास एक वेव फॉर्म है, इंस्टेंटेनियस पावर जो है वो टाइम पे डिपेंड करेगी। आपसे कोई इंस्टेंटेनियस पावर पूछेगा, आप उसको बोलोगे कि मुझे बताओ किस इंस्टेंट का, ठीक है, तो वो डिपेंड कर रही है टाइम के ऊपर, ठीक है, तो ये लॉजिकली हो गया। मगर फॉर्मूले से भी डिपेंड कर रही है। कैसे, P ऑफ टी का आपने फॉर्मूला जो निकाला है वो हाफ VM/IM cos थीटा V माइनस का थीटा I प्लस का हाफ VM/IM cos 2ωt प्लस का थीटा V प्लस का थीटा I। तो यहाँ पे आपको t की टर्म दिख रही होगी, तो फॉर्मूले से ये बात फॉर्मूले से भी प्रूफ हो रही है कि आपके पास इंस्टेंटेनियस पावर जो है वो टाइम पे डिपेंड करती है, जबकि एवरेज पावर टाइम पे डिपेंड नहीं करती। आपसे अगर कोई एवरेज पावर पूछेगा तो भाई एक वेव फॉर्म है, वो आपसे एवरेज पावर पूछ रहा है, तो आप उसको ये नहीं बोलोगे मुझे टाइम बताओ, आपको उस टाइम से कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, आप तो पूरी साइकिल का एवरेज बता रहे हो। तो ये चीज़ लॉजिकली भी प्रूव हो गई और फॉर्मूले से भी प्रूव हो गई। कैसे, ये हो जाएगा हाफ VM/IM cos थीटा V माइनस का थीटा I। क्या इस फॉर्मूले में कहीं पे आपको टाइम दिख रहा है? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, तो टाइम नहीं है तो ये टाइम पे डिपेंड नहीं करती। पहली चीज़ तो ये हो गई टाइम डिपेंडेंट वाली। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ एक और डिस्कस करनी है, वो ये कि जो इंस्टेंटेनियस पावर अगर आपको सवाल में कह दी जाए कि निकालो, तो ज़रूरी है कि जो आपके पास वोल्टेज और करंट है ना वो टाइम डोमेन में होना चाहिए। टाइम डोमेन मतलब अभी जो हमने फॉर्मूलाज पढ़े थे, VT का था VM cos ωt प्लस का फाई, ठीक है, इसी तरीके से IT का था IM cos ωt प्लस का फाई। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, टाइम डोमेन में होते हैं। इसी तरीके से टाइम डोमेन मतलब क्या है कि आप AC की क्वांटिटीज़ को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसके लिए अलग अलग डोमेन्स बनाई गई हैं। एक और रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है, वो तरीका होता है फेजर डोमेन, ठीक है, मतलब कि आप AC को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। AC वोल्टेज को, AC करंट को रिप्रेजेंट करने के बहुत तरीके हैं। तो एक तरीका ये था टाइम डोमेन वाला, दूसरा तरीका है फेजर डोमेन। फेजर डोमेन में अगर आपको वोल्टेज शो करना होता है तो आप पहले तो V ऑफ T नहीं लिखते हैं ऐसे, बल्कि आप V बोल्ड करके बनाते हैं और ये VM एंगल थीटा V लिख देते हैं बस, और I जो है I को बोल्ड करके बनाते हैं IM एंगल थीटा I, इस तरीके से लिख देते हैं। तो ये फेजर डोमेन रिप्रेजेंटेशन कहलाती है। तो अगर आपको किसी सवाल में फेजर डोमेन दी हुई है तो आप उसकी इंस्टेंटेनियस पावर नहीं निकाल सकते, सही है। आप क्यों नहीं निकाल सकते भाई, आपके पास यहाँ पे टाइम पीरियड नहीं है, आपके पास कोई ओमेगा नहीं है और कोई चीज़ नहीं है, आप कैसे निकालेंगे? ओमेगा की टर्म तो है ही नहीं ना आपके पास इसमें, है ना। तो आप क्या करेंगे, फेजर डोमेन से नहीं निकाल सकते। आपको अगर इंस्टेंटेनियस पावर निकालनी है तो आपके पास टाइम डोमेन में गिवन होना चाहिए सवाल में, आपको पहले ही पता होना चाहिए, ठीक है। जबकि एवरेज पावर के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है। एवरेज पावर टाइम डोमेन में गिवन हो जब भी आप निकाल सकते हैं, और फेजर डोमेन में गिवन हो जब भी आप निकाल सकते हैं वोल्टेज और करंट। क्यों भाई, क्यों करेंगे यहाँ पे VM/IM थीटा V थीटा Y थीटा I, ये चार चीज़ें चाहिए और ये चारों मौजूद होती हैं फेजर डोमेन में और टाइम डोमेन में भी, ठीक है, टाइम डोमेन में भी देखें चारों मौजूद होती हैं, ठीक है। तो इसलिए एवरेज पावर के लिए हमारे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। अब फेजर यूज़ करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको जहन में होनी चाहिए। अगर मैं फॉर एग्जांपल फेजर्स के ज़रिए एवरेज पावर निकाल रही हूँ तो एक फॉर्मूला मेरे पास ये बन जाएगा हाफ, ठीक है, VM और थीटा V,
ठीक है। तो वी एम और थीटा वी की जगह मैंने सिंपल वी लिख दिया बोल्ड करके, ठीक है। और आई एम और थीटा आई जो है वो माइनस में है, ठीक है। तो आई और इसके ऊपर कॉन्जुगेट आ जाएगा। कॉन्जुगेट से क्या होता है कि जो एंगल होता है वो माइनस में हो जाता है। तो आपके पास एवरेज पावर का ये फॉर्मूला बन गया। मगर आप बोलेंगे भाई कॉस किधर गया, आपने कॉस को तो बहुत ही निगलेक्ट किया है। हाफ भी देख लिया, वी एम थीटा भी देख लिया, आई एम माइनस थीटा आई देख लिया, कॉस किधर चला गया, ठीक है। तो कॉस के लिए एक चीज़ होती है कि जब भी ऐसी फॉर्म लिखी हुई होती है तो इसको जब हम खोलते हैं ना, खोलते हैं इसको, तो ये कुछ ऐसे बन जाती है। हाफ वी की जगह क्या आ जाएगा, वी एम, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास आई की जगह आई एम। अब ये कॉस थीटा भी और थीटा आई कैसे आता है, ये कुछ ऐसे होता है। कॉस थीटा वी थीटा आई माइनस में आएगा क्योंकि ये कॉन्जुगेट है, प्लस का जे साइन थीटा वी माइनस का थीटा आई। ये चीज़ को खोलने का ये तरीका होता है। आपने वी एम आई एम वैसे ही लिखे हैं, बस एंगल्स जो है ना वो कॉस और प्लस का ये जो साइन है ना वो इमेजिनरी पार्ट के साथ आता है। अब आपको अगर ये चीज़ नहीं समझ में आती तो ये कॉम्प्लेक्स मैथ्स का थोड़ा सा है जिसमें इमेजिनरी पार्ट आप लोग पढ़ते हैं, चैप्टर 9 में भी थोड़ा सा इसका जिक्र था। मगर अगर नहीं भी समझ आ रहा तो इतना समझ लीजिए कि जब ये खुलेगा तो ये इस तरीके से हो जाएगा, और इस तरीके से हो जाएगा तो आप बोलेंगे भाई एवरेज पावर तो ये है, ये पूरा जे साइन ये सब फुदूल है, ठीक है। तो ये जे साइन वाली टर्म हम लोग निगलेक्ट कर देंगे और हम ये बोलेंगे कि ये वाला जो पावर अभी हमने निकाली ना, इसका सिर्फ रियल पार्ट हमारे पास एवरेज पावर है। रियल पार्ट ये वाला है, इमेजिनरी को हम निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो मैं इसको कुछ ऐसे भी लिख सकती हूँ, P इक्वल्स टू हाफ वी आई, ठीक है, कॉन्जुगेट इसका रियल पार्ट, वी आई का रियल पार्ट ओनली, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आर ही लिख दूंगी पहले, ठीक है। तो ये भी एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है। ये जो आपके पास वापस खुल के क्या बनेगा, ये पूरी चीज़ बनेगी। रियल पार्ट से मुराद होता है सिर्फ कॉस वाली टर्म इंक्लूड किए, इमेजिनरी पार्ट इंक्लूड नहीं किया है हमने, ठीक है। तो ये सारी बातें थी जो एवरेज और इंस्टेंटेनियस पावर समझने के लिए ज़रूरी थी, ठीक है। अब देखें जो एवरेज पावर होती है, एक और चीज़ जो हम लोग मल्टीमीटर, वॉट मीटर, एम मीटर, वोल्ट मीटर, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, लैब्स में आप लोग यूज़ करते होंगे। तो वो जो आपके पास वॉट मीटर होता है जो पावर मेजर करता है, वो आपको इंस्टेंटेनियस पावर बताता है या एवरेज पावर बताता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो वो आपको एवरेज पावर बताता है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि हम इसको रियल पावर क्यों कहते हैं, क्योंकि जब आप फेजर्स में इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका रियल पार्ट होता है सिर्फ एवरेज पावर। फेजर्स में जब आप वोल्टेज और करंट को मेजर करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसका ओनली रियल पार्ट विल बी योर एवरेज पावर, तो इसलिए आप इसको रियल पावर भी कहते हैं, ठीक है। ये वजह होती है इसकी। अब हमारे पास एवरेज पावर के दो छोटे छोटे से केसेस हैं, हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए हम लोगों ने एवरेज पावर जो है उसको सही से पढ़ लिया, हमारे पास इसके दो केसेस होते हैं, तो अब हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। एवरेज पावर का फॉर्मूला मेरे पास होता है हाफ वी एम आई एम कॉस थीटा वी माइनस का थीटा आई, ठीक है। तो पहला केस मेरे पास क्या होता है कि जो थीटा वी है और थीटा आई है वो दोनों आपस में बराबर हैं। थीटा वी कह लें या फाइव वी कह लें या कुछ भी कह लें, आप इसको किसी भी चीज़ से डिनोट कर लें, असल में ये है क्या, ये आपको पता होना चाहिए। थीटा वी फेज एंगल है वोल्टेज की वेव फॉर्म का और थीटा आई फेज एंगल है करंट की वेव फॉर्म का। या अब ये दोनों आपस में बराबर है, इनका मतलब क्या है, मतलब ये कि फॉर एग्जांपल थीटा वी +10 है, +10 मतलब कि वेव फॉर्म 0 से पीछे 10 पीछे से स्टार्ट हुई है, तो मतलब यहाँ से स्टार्ट हुई है। थीटा आई भी फिर 10 होगा पहले केस के मुताबिक, तो जो करंट की वेव फॉर्म है वो भी इसके साथ ही स्टार्ट हुई है। अब इस बात का मतलब पता है क्या है, दोनों के फेज एंगल सेम है, मतलब कि दोनों हॉरिजॉन्टली साथ साथ चल रही है वेव फॉर्म, मतलब कि वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट भी बढ़ेगा, वोल्टेज जहाँ पर पहुँचेगा करंट भी उतना ही पहुँचेगा, तो मतलब कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई हो गया ये, ठीक है। और ये रूल अगर आपको याद हो, ये आपने कब पढ़ा था, तो यह आपने चैप्टर 2 में पढ़ा था जब बीटा वाली शुरू करी थी, तो ये होता था V इक्वल्स टू आई आर। ये किस पर एप्लीकेबल होता था, रेजिस्टर्स पर, ठीक है। तो जब आपके पास थीटा वी और थीटा आई दोनों आपस में बराबर होते हैं तो इससे एक चीज़ जो है वो जाहिर होती है, वो ये कि वो जो सर्किट है पूरा उसमें सिर्फ रेजिस्टर्स हैं, कोई कैपेसिटर कोई इंडक्टर और कुछ नहीं है। क्योंकि अगर कोई कैपेसिटर या कोई इंडक्टर होता तो ये वेव फॉर्म आगे पीछे होती, कोई वेव फॉर्म आगे होती कोई पीछे होती। क्यों होती ये भी अभी हम डिस्कस करेंगे कि कैपेसिटर और इंडक्टर के होने की वजह से क्यों फ़र्क आता है वेव फॉर्म में, ठीक है। तो पहला केस ये है, तो जब थीटा वी और थीटा आई आपस में बराबर हो जाएंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, cos 0 1 के बराबर होता है, तो पावर बराबर हो जाएगी हाफ वी एम आई एम के,
ठीक है। यहाँ पर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं V इक्वल्स टू आई आर, और क्योंकि ये हमें पता चल गया कि रेजिस्टर्स हैं उस पूरे सर्किट में, तो हम ये आई आर वाला फॉर्मूला सिंपल इजीली लगा सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास ऐसी भी पावर आ सकती है आई एम स्क्वायर आर, है ना। वी एम की जगह मैंने आई एम आर लिख दिया हो तो आई एम स्क्वायर आर बन जाएगा। या फिर अगर मैं इस पूरी चीज़ को फेजर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो फेजर का जो आई होता है उसको बोल्ड करके डिनोट करते हैं, और वो होता है आई एम, और यहाँ पे एंगल होता है। तो अगर मुझे इस फेजर की सिर्फ ये वाली वैल्यू लेनी हो तो मैं इसके ऊपर मैग्नीट्यूड लगा दूंगी, तो इससे सिर्फ ये वाली वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे एंगल तो नहीं है ना, एंगल तो हट चुका ना, मैंने बताया क्यों हटा, cos 0 1 के बराबर है, तो एंगल नहीं, मतलब मुझे सिर्फ आई एम वाली वैल्यू चाहिए। तो आई एम वाली को मैं फेजर्स में अगर रिप्रेजेंट करूँ तो ये ऐसे भी हो सकता है, हाफ और फेजर का मैग्नीट्यूड, मतलब कि सिर्फ आई एम की वैल्यू, ठीक है, इस पूरे की जगह आई एम वापस आ जाएगा, स्क्वायर आर, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको। तो ये पहला केस था, ठीक है। दूसरा केस हमारे पास क्या होगा कि थीटा वी माइनस थीटा आई है, यहाँ पे ये या तो प्लस 90 आ जाए या तो माइनस 90 आ जाए, मतलब कि वोल्टेज और करंट के दरमियान का जो फर्क है, दोनों के जो फेज एंगल है वो प्लस माइनस 90 आ जाए, मतलब कि या तो वोल्टेज की वेव फॉर्म 90 आगे चल रही है, ठीक है, या तो करंट की वेव फॉर्म 90 आगे चल रही है, तो प्लस या माइनस 90 दोनों में से कोई एक आएगा। अब ये होता क्यों है, और ये जब होता है तो या तो आपके पास कैपेसिटिव लोड होता है पूरा, या तो इंडक्टिव लोड होता है, मतलब कि रिएक्टिव लोड होता है। दोनों में से कुछ भी लोड हो ना, मतलब पूरे सर्किट में सिर्फ कैपेसिटर ही कैपेसिटर लगे हुए हैं, उसे भी आप रिएक्टिव बोलेंगे, रिएक्टिव सर्किट बोलेंगे। या पूरे सर्किट में सिर्फ आपके पास इंडक्टर्स ही इंडक्टर्स लगे हुए हैं तो आपके पास रिएक्टिव ही होगा, ठीक है। तो मतलब कि रिएक्टिव सर्किट है आपका। अब ऐसा क्यों होता है, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कैपेसिटर लगे हुए होते हैं, कैपेसिटर क्या करते हैं, करंट को अपने अंदर स्टोर कर रहे होते हैं, चार्ज को, तो वो अचानक से कैपेसिटर जब डिस्चार्ज होता है तो वो अपने अंदर से चार्जेस देता है। तो जब वो चार्जेस देता है तो करंट का फ्लो ज़्यादा होगा, वोल्टेज से करंट लीड करना शुरू कर देगा, तो करंट 90 आगे चला जाता है, ठीक है। तो वो कैपेसिटिव लोड होता है। इसी तरीके से अगर मैं इंडक्टर की बात करूँ तो इंडक्टर क्या होता है, इंडक्टर करंट को चेंज होने से रोकता है। इंडक्टर क्या करता है, अगर फॉर एग्जांपल आपका करंट कम हो गया सर्किट में तो इंडक्टर उसको बरकरार रखेगा, करंट को 10 एम्पियर था तो वो 10 एम्पियर ही रखेगा। उसने कैसे करा, उसने 10 एम्पियर रखा, मतलब कि उसने करंट को पीछे कर दिया, ठीक है, ज़्यादा चेंज नहीं होने दिया या ज़्यादा नहीं होने दिया सर्किट में, या कम नहीं होने दिया, तो पीछे कर दिया उसने, तो वोल्टेज आगे निकल जाएगा। तो क्या होगा कि इंडक्टर में 90 से वोल्टेज लीड करता है, ठीक है। तो दोनों में फ़र्क आ जाता है, तो प्लस माइनस 90 हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे प्लस माइनस 90 होगा तो कॉस प्लस 90 या कॉस माइनस 90 0 के बराबर होता है, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, मतलब कि एवरेज पावर आपके पास 0 हो जाती है, ठीक है। अब इस बात का कतई मतलब ये नहीं समझिएगा कि आपके पास कैपेसिटर और इंडक्टर की कोई पावर ही नहीं है, नहीं है, मगर एवरेज पावर 0 है। एवरेज पावर से क्या मुराद है, कैपेसिटर को फॉर एग्जांपल आपने किसी इंस्टेंट पे देखा तो वो डिस्चार्ज हो रहा था, तो वो पावर रिलीज कर रहा था, मगर वो पावर हमेशा नहीं रिलीज करेगा, ठीक है। उसने जो पावर ली थी वो दे दी, कैपेसिटर पावर लेता है सर्किट से फिर वो देता है, तो एवरेज पावर उसकी 0 है। एवरेज आप लेने और देने का निकालेंगे तो वो 0 होगा, उसका अपना कोई उसमें नहीं था, ठीक है। तो इसलिए इनकी पावर एवरेज पावर 0 है, हमेशा पावर 0 नहीं होती, तो इसकी कोई ना कोई पावर होती है, ठीक है, मगर वो हमारे किसी काम की नहीं होती, वो सर्किट से ही लेता है, किसी सोर्स से ही लेता है, किसी सोर्स को किसी चीज़ को देता है, ठीक है। तो इसको हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे जब आगे हम इनकी पावर पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए सिर्फ एवरेज पावर 0 होती है, सिर्फ ये वाली पावर, आगे पावर्स पढ़ेंगे हम इनकी, ठीक है। तो P जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा, ये दूसरा केस था। तो इस तरीके से हम लोगों ने 2 पावर्स पढ़ी इस वीडियो के अंदर, एक थी हमारे पास इंस्टेंटेनियस पावर और एक थे हमारे पास एवरेज पावर। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो से जो इसके एग्जाम्पल्स होंगे और प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स होंगे उनको स्टार्ट कर रहे होंगे।